हेलो एस्पिरेंट, मेरा नाम मोनिका मिश्रा है और आप सबका स्वागत है इन द जर्नी ऑफ सीटेट प्रिपरेशन विद ज्ञान तंत्र। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा जनवरी 2024 का हम पेपर एनालिसिस करेंगे और हर एक क्वेश्चन को समझेंगे, उनके ऑप्शंस को समझेंगे। और बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए कि मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो बना के आ सकूं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, while participating in sport competition in class, Tanuj tell his friend that he will participate in the javelin throw and his sister can participate in jump rope because she is a girl and girl cannot throw javelin. This depicts, अब तनुज जो है वो ये अपनी बहन से वो कहता है कि वो जैवलिन थ्रो फेंकेगा और उसकी बहन रस्सी कूदेगी। क्यों? क्योंकि जो लड़की है, जो उसकी बहन है, उसको जैवलिन थ्रो करना नहीं आता है, वो नहीं कर पाएगी। तो इस पूरे सिनेरियो को हम क्या डिपिक्ट करेंगे? सबसे पहला ऑप्शन देखिए, जेंडर कॉन्स्टेंसी। अच्छा, जेंडर कॉन्स्टेंसी क्या होती है? मतलब लड़के को ये पता होता है कि वो आगे जाके क्या बनेगा, मर्द बनेगा, और लड़कियों को ये पता होता है कि आगे जाके वो क्या बनेगी, औरत बनेगी। ये वाली जो मेंटालिटी है वो आपका क्या कहलाता है? जेंडर कॉन्स्टेंसी कहलाता है। जेंडर इक्वालिटी, फेयर बिहेवियर विद मेन एंड वुमेन, और जेंडर इक्विटी सेम एज एन। और अगर हम जेंडर स्टीरियोटाइपिंग की बात करें, जेंडर स्टीरियोटाइप ये बताता है कि लड़कियों का क्या काम है, लड़कों का क्या काम है। बर्तन चूल्हा चौका लड़कियों के लिए बना है, लेकिन जो लड़कों के लिए काम बना है, लड़के जाएंगे बाहर कमाएंगे और ये सारी चीजें, मतलब हमें ये क्लियर है कि लड़कियों का क्या रोल है, लड़कों का क्या रोल है। तो इस सिनेरियो में भी यही चीज डिपिक्ट हो रही है कि लड़की का क्या रोल है और लड़के का क्या रोल है। तो ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है? जेंडर स्टीरियोटाइप। तो राइट आंसर विल बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाइल डाइवर्जेंट थिंकिंग एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग। अब डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है? एक प्रॉब्लम का मल्टीपल सॉल्यूशन। और कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होती है? एक प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन, एक एक्सपेक्ट के बारे में सोचना। ये हमारी क्या होती है? आपकी कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है। तो अब क्या कहता है डाइवर्जेंट थिंकिंग? ऑप्शन देखिए, इनकरेज मल्टीपल आंसर एंड फिक्स्ड ऑन वन करेक्ट सॉल्यूशन। तो ये यहीं पे ही क्लियर हो जाता है कि हम क्या है, मल्टीपल ऑप्शन को इनकरेज करते हैं और कन्वर्जेंट थिंकिंग एक करेक्ट सॉल्यूशन को इनकरेज करता है। और भी ऑप्शंस पढ़ लीजिएगा तभी आप कीजिएगा। जैसे फिक्स एक करेक्ट सॉल्यूशन देता है, नहीं ऐसा नहीं है डाइवर्जेंट थिंकिंग। देन मैथमेटिकल एबिलिटीज को प्रमोट करता है सॉल्व करने को, नहीं। वर्बल एबिलिटीज को नहीं। ये क्या करता है? मल्टीपल आंसर को प्रमोट करता है। तो राइट आंसर विल बी 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which of the following statement about inclusive education is not correct? अब इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करें तो सबका, अगर हम एक स्टेटमेंट में समझे तो सबका साथ सबका विकास। मतलब जो भी कह सकते हैं कि जो भी डिसेबल चाइल्ड है या फिर किसी भी कारण से उनको एजुकेशन नहीं मिली, उनको एक समावेशी शिक्षा, मतलब एक ही पैनल पे एक जनरल स्टूडेंट के साथ, बच्चों के साथ बैठा के उनको सिखाना, ठीक, चाहे वो किसी भी पैरामीटर पे। तो वो जो इंक्लूसिव एजुकेशन होती है, जो समावेशी शिक्षा होती है, वो क्या चीज इंक्लूड नहीं करती है? सबसे पहला ऑप्शन देखिए, इंक्लूसिव टीचिंग मीन्स टीचिंग इन वेज दैट डू नॉट एक्सक्लूड। बिल्कुल सही बात है, हम लोग एक्सक्लूड नहीं करते हैं इस इंक्लूसिव एजुकेशन में। देन सेकंड ऑप्शन देखिए, अडॉप्टिंग पेडागोजीज दैट सपोर्ट नीड्स ऑफ ऑल लर्नर। जी, हमें ऐसे पेडागोजीज को इस्तेमाल करना है जो सभी लर्नर को सपोर्ट करे। बिल्कुल सही। देन अकोमोडेट डिफरेंस इन लैंग्वेज स्टाइल्स एंड प्रमोट कोलैबोरेशन। बिल्कुल सही। हमें क्या करना है? जो डिफरेंट लैंग्वेज स्टाइल चीज को यूज करना है और कोलैबोरेशन को हमें प्रमोट करना है कि डिफरेंट भाषा से लोग आते हैं, डिफरेंट कल्चर से आते हैं, एक साथ बैठ के सीखे, इस चीज को हमको प्रमोट करना है। लास्ट ऑप्शन देखिए, फिक्स्ड करिकुलम एंड स्टैंडर्ड असेसमेंट। क्या ऐसा है कि इंक्लूसिव एजुकेशन पूरा सेंटर करता है एक फिक्स्ड करिकुलम होना चाहिए, पाठ्यक्रम होना चाहिए और एक स्टैंडर्ड असेसमेंट होना चाहिए? तो ऐसा नहीं है, ये चीज इंक्लूसिव एजुकेशन प्रमोट नहीं करता है। तो राइट आंसर विल बी 4th। नेक्स्ट देखिए, असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन है। स्टेटमेंट देखिए, लर्नर कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज बेस्ड ऑन व्हाट दे ऑलरेडी नो। मतलब कि जो बच्चा होता है वो अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है ऑन द बेसिस ऑफ जो प्रायर नॉलेज उनकी रहती है उस पे। जैसे हमने एसिमिलेशन को कॉन्सेप्ट पढ़ा था जहाँ पे बच्चा एड ऑन करता है, तो ये बिल्कुल सही बात है
नेक्स्ट देखिए इसका रीजन क्या है, फाइंडिंग पैटर्न एंड मेकिंग लिंकेज विद प्रीवियस नॉलेज हेल्प्स लर्नर टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन मीनिंगफुली। बिल्कुल सही, जो हमारी प्रीवियस, जो हमारा पूर्व ज्ञान रहता है, अगर हम फर्दर नॉलेज को एक्वायर करना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे क्या है, एक लिंकेज प्रोवाइड करता है हमको फाइनल रिजल्ट तक पहुंचने के लिए, मीनिंगफुल रिजल्ट तक पहुंचने के लिए। तो ये आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो राइट आंसर विल बी दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, assertion reasoning अगेन, स्टेटमेंट देखिए, childhood is experienced differently by children across culture। मतलब जो चाइल्डहुड, मतलब अलग अलग बच्चे होते हैं, अलग अलग डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करते हैं, कोई हिंदू फैमिली में होता है, कोई मुस्लिम फैमिली में होता है, अदर अदर जगह से बिलोंग करते हैं, तो उनका जो कल्चर होता है वो डिफरेंटली उन पे इफेक्ट डालता है, उनके एक्सपीरियंस डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन रीजन देखिए, चिल्ड्रन डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल। ये भी बात सही है कि चिल्ड्रन डेवलपमेंट क्या है, यूनिवर्सल होता है, मतलब सभी के लिए एक समान होता है। तो ये भी बात सही है, लेकिन इसका कोई कनेक्शन नहीं है इससे। ठीक, चिल्ड्रन डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल, इसका कोई कनेक्शन नहीं है जो ये चीज बता पाए कि ये स्टेटमेंट सही है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो ये आंसर विल बी राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूशन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, which of the following is more likely to result in persistent efforts and improved performance? अब अगर हम बात करें एट्रीब्यूशन थ्योरी की, तो ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था जिससे बहुत ही बच्चों का गलत हुआ था। एट्रीब्यूशन थ्योरी आपकी मोटिवेशन में आती है, जिसमें एट्रीब्यूशन थ्योरी किसने दी थी, फ्रिट्ज हेडर ने, इन्होंने क्या दिया था, एट्रीब्यूशन थ्योरी दी थी। अब इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि जो भी हमारा क्या कहते हैं, हमारा जो भी सक्सेस का फैक्टर रहता है, मान लीजिए अगर हम एक्सेल किए लाइफ में, हम सक्सेस पाए, हम फेलियर पाए, उस चीज को हम अपने परफॉर्मेंस को, अपने एफर्ट्स को किस 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 फैक्टर को हम क्या देंगे, जिम्मेदार ठहराएंगे, किस फैक्टर को जिम्मेदार कहेंगे, उस फैक्टर को हमको बताना है। तो ऑप्शंस देखिए, एन इंटरनल एट्रीब्यूशन फॉर सक्सेस एंड एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन फॉर फेलियर। आप अपने सक्सेस की जिम्मेदारी अपने आप को दोगे और फेलियर की जिम्मेदारी किसी और को दोगे, क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं। क्या अपने सक्सेस की जिम्मेदारी दूसरों को दोगे और फेलियर की जिम्मेदारी खुद को दोगे? ऐसा भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, इंटरनल एट्रीब्यूशन फॉर फेलियर एज वेल एज सक्सेस, मतलब हम ही जिम्मेदार है अपने फेलियर के, अपने सक्सेस के, क्या ऐसा है? या हम जो बाहर का व्यक्ति है या बाहर के फैक्टर है वो जिम्मेदार है हमारे फेलियर और सक्सेस को। तो आप रियल लाइफ में भी देखिएगा कि हम क्या होते हैं, हम ही अपने सक्सेस के जिम्मेदार होते हैं, हम ही अपने फेलियर के जिम्मेदार होते हैं। तो राइट आंसर विल बी इंटरनल एट्रीब्यूशन फॉर फेलियर एज वेल एज सक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which of the following is likely principle is a key principle of progressive education? मतलब जो हमारी प्रोग्रेसिव एजुकेशन, हमारी प्रगतिशील शिक्षा है, वो उसके की प्रिंसिपल क्या है? सबसे पहला ऑप्शन देखिए, स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग इज द बेस्ट वे टू मेजर स्टूडेंट लर्निंग। क्या टेस्टिंग से या स्टैंडर्ड सेट करने से बच्चे को सही तरीके से मेजर करता है, क्या बच्चे का इससे विकास होगा? या स्टूडेंट शुड बी पैसिव रेसिपिएंट। क्या पैसिव की अगर बात आ गई तो यहाँ पे गया, बच्चा तो एक्टिव रेसिपिएंट है। लर्निंग शुड बी बेस्ड ऑन ऑथेंटिक टास्क, क्या ये है? या करिकुलम शुड बी प्री डिटरमाइंड एंड यूनिवर्सल। करिकुलम पहले से ही हम डिसाइड कर देंगे, पाठ्यक्रम पहले से ही डिसाइड कर देंगे। हम तो भाई बच्चे के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, चीजों को चेंज करते हैं। हमने पहले से डिसाइड कर दिया, 2 यही पढ़ाते चले आ रहे हैं, ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल यही करते चले आ रहे हैं, हमने कुछ चेंज नहीं किया, तो बच्चे का क्या डेवलपमेंट होगा? तो ये भी गलत हो जाएगा। स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग, हमारी जो लर्निंग होनी चाहिए वो एक ऑथेंटिक टास्क पे बेस्ड होनी चाहिए, लर्निंग बाय डूइंग होनी चाहिए। मतलब जो भी हम काम करें उसका एक फाइनल रिजल्ट निकल के आए और चीजों को एक मीनिंग मेकिंग वाला सिस्टम हो। हमारी जो लर्निंग होती है वो एक ऑथेंटिक टास्क पे बेस्ड होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीजनिंग एंड थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग आर एक्सप्लेन इन विच एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट? अब रीजनिंग, थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग की अगर हम बात करें, जहां पे हम दिमाग लगा रहे हैं, सब चीज, जहां हम कॉग्निशन की बात करें या दिमाग की बात करें, तो डायरेक्ट आप ये समझ सकते हो कि जहां पे हम सोच रहे, समझ रहे, अपने दिमाग को लगा रहे, वो हमारा क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। सोशल, मोटर, आपका मोरल ये नहीं है, सीधे सीधे हमारा क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। बहुत लट्टू सा क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था, तो इसमें 1 नंबर पक्का था।
तो ये आपका राइट आंसर क्या होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेव वाइगोस्की proposes that is important for self regulation in children। अब लेव वाइगोस्की ने 3 स्पीच की बात की थी, इनर, सोशल, प्राइवेट। जहां पे बच्चा अपने आप को डायरेक्ट करता है, जहां पे बच्चा अपने आप को सेल्फ रेगुलेट करता है, वो क्या थी आपकी इनर स्पीच थी। तो राइट आंसर विल बी इनर स्पीच, ना डिसिप्लिन, ना अडाप्टेशन, ना ऑर्गेनाइजेशन। तो आंसर विल बी इनर स्पीच, जहां पे बच्चा अपने आप को सेल्फ डायरेक्ट करता है, सेल्फ समझता है, अपने आप को रेगुलेट करता है, उसके दिमाग में ही चीजें चल रही होती हैं और अपने आप को आगे मोटिवेट करता है। तो वो आपका क्या हो जाएगा, इनर स्पीच हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, assertion रीजनिंग का क्वेश्चन है, इन लॉरेंस कोलबर्ग मोरल डेवलपमेंट थ्योरी चिल्ड्रन मूव फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एक्ट टू डिटरमाइन वेदर दे आर गुड और बैड टू अंडरस्टैंडिंग दैट रूल्स एंड लॉज आर फ्लेक्सिबल एंड कैन बी चेंज। जब बच्चा क्या होता है, लॉरेंस कोलबर्ग की थ्योरी में आपने पढ़ा होगा, 3 लेवल्स पढ़े होंगे और 6 स्टेजेस पढ़े होंगे। इसमें बच्चा क्या होता है, बच्चे को सही गलत की समझ हो जाती है, कोई भी एक्ट होता है, कोई भी एक्शन होता है, बच्चा ये समझ जाता है कि क्या सही है क्या गलत है, और ये भी उसको पता होता है कि फ्यूचर में उस चीज, ये फ्लेक्सिबल चीज है, ऐसा नहीं कि फिक्स्ड है, रिजिड है, उसको चेंज किया जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है। इसका रीजन देखिए, लॉरेंस कोलबर्ग आर्ग्यूज दैट मोरल डेवलपमेंट अकर्स प्रोग्रेसिवली इन स्टेजेस। क्या ऐसा है कि लॉरेंस कोलबर्ग आर्ग्यू, जो मोरल डेवलपमेंट है वो एक प्रोग्रेसिव मतलब बढ़ते जाते हैं विद जैसे जैसे स्टेज बढ़ती है बच्चों का मोरल डेवलपमेंट वो भी बढ़ता जाता है। तो आप ये कह सकते हो, ये भी स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है इस चीज का कि ये बच्चा ये डिटरमाइन करता है तो ये मोरल डेवलपमेंट इस चीज का रहता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, as per Howard Gardner theory of multiple intelligence, which of the following set represent correct match of intelligence and associated characteristic? और हार्वर्ड गार्डनर ने कितने इंटेलिजेंस की बात की थी, 8 इंटेलिजेंस की बात की थी। ठीक, इन्होंने ये बताया था 8 तरीके के इंटेलिजेंस होते हैं। अब इनमें हर एक इंटेलिजेंस को किस मतलब उसकी क्या मीनिंग होती है उससे रिलेट करके हमें एक परफेक्ट मैच को फाइंड करना है। सबसे पहले देखिए, इंट्रापर्सनल स्किल्स इन अंडरस्टैंडिंग एंड रिलेटिंग टू अदर। इंट्रापर्सनल क्या होता है, अपने ही अंदर होता है, और इंटरपर्सनल क्या होता है, आप दूसरों से रिलेट करते हो। तो ये ऑप्शन गलत है। लॉजिकल मैथमेटिकल विल रिलेट टू स्किल ऑफ डांस। क्या लॉजिकल मैथमेटिकल डांस और एथलेटिक है? नहीं, ये भी गलत है। म्यूजिकल विल बी रिलेटेड टू परफॉर्मेंस एंड कॉम्पोजिशन स्किल। या नेक्स्ट टू द स्पेशल स्किल ऑफ अप्रिशिएटिंग नेचुरल वर्ल्ड। ये क्या है, नेचर से रिलेटेड है। हमें अगर हम स्पेशल की बात करें तो यहाँ पे विजुअल डाटा, विजुअल रिप्रेजेंटेशन, डिजाइन, ये सब की बच्चे के अंदर क्वालिटी अच्छी होती है। तो राइट आंसर विल बी म्यूजिकल परफॉर्मेंस एंड कंपोजिशन। यहाँ पे म्यूजिकल, जो म्यूजिकल दैट इज रिलेटेड टू परफॉर्मेंस एंड कंपोजिशन, तो थर्ड विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट लर्निंग। लर्निंग के लिए करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा नहीं है? लर्निंग डिपेंड्स ऑन लर्नर प्रीवियस नॉलेज। क्या ऐसा है, प्रीवियस नॉलेज पे डिपेंड करती है? जी बिल्कुल सही। लर्निंग इम्प्लाइज रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रायर कॉन्सेप्चुअल स्कीम्स। हाँ, जो हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन रहती है, हम क्या करते हैं, रीऑर्गेनाइज करते हैं चीजों को समझने के लिए। ये भी स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट, लर्निंग इज फैसिलिटेटेड बाय सोशल एक्शन। जी, समाज में रह के हम चीजों को सीखते हैं, हम समाजीकरण हमारा होता है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन लर्निंग एज प्रोडक्ट रेदर देन प्रोसेस, तो लर्निंग एज प्रोडक्ट ये आपका गलत है। हमारा लर्निंग क्या है, प्रोसेस है, ना कि प्रोडक्ट है। हमारा लर्निंग प्रोसेस है, ना कि प्रोडक्ट। हम प्रोडक्ट की बात नहीं करते, हम प्रोसेस की बात करते हैं। राइट आंसर विल बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज फोस्टर्ड बाय। प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे हो सकती है? डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग मतलब एक प्रॉब्लम के कई सारे सॉल्यूशन देना, या फंक्शनल फिक्सनेस, या पैसिव इमिटेशन, या रिस्पॉन्स है। तो राइट आंसर विल बी डाइवर्जेंट थिंकिंग। जब हम एक प्रॉब्लम को कई सारे मल्टीपल सॉल्यूशन से हम फाइंड करते हैं, वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट, सही तरीका हो जाएगा प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। हम एक रिजिड वे में नहीं मूव करते हैं, हम डाइवर्जेंट, हम क्रिएटिव थिंकिंग रखते हैं। हम क्या करते हैं, मल्टीपल तरीकों से प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, एट व्हाट स्टेज आर चाइल्ड self-centered and see their own benefit in doing something?
हमें वो स्टेज बतानी है पर्टिकुलर लेवल पे, जिस स्टेज पे बच्चा जो होता है अपने बारे में ही सोचता है, वही काम करता है अपने आप को, ताकि उसको बेनिफिट हो, तब फ्यूचर में बेनिफिट हो, उसके बारे में बात करता है। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं ये टिट फॉर टैट वाली सिचुएशन है, जहां तुम दो मुझे तब मैं तुमको, मतलब मैं अगर दे रहा हूँ तो मैं फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप भी मेरे लिए ये चीज करो। तो ये टिट फॉर टैट वाली कंडीशन है। तो ये हमारे किस में आ जाती है, प्री कन्वेंशनल में आ जाती है, जो कि आपका सेकेंड लेवल में है, फर्स्ट लेवल के सेकेंड स्टेज में, जिसमें आपका ये कौन सा है, ये आपका क्या है, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। ये क्या है आपका, इंस्ट्रूमेंटल एक्सचेंज। ये आपका क्या है, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट वाली सिचुएशन है। वही काम का हम पनिशमेंट को अवॉइड करने के लिए काम करते हैं, वो आपका। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट लेवल का सेकेंड स्टेज है ये आपका टिट फॉर टैट वाली सिचुएशन, जहां पे बच्चा अपने बारे में सोचता है, अपने बेनिफिट के बारे में सोचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट बिलोंगिंग टू डिसएडवांटेज ग्रुप। अब डिसएडवांटेज ग्रुप क्या है, ऐसे बच्चे जो मतलब जिनको सुविधा का अभाव रहा है, जो पुअर है और कहीं ना कहीं से डिस्क्रिमिनेटेड है, ऐसे बच्चे अगर इंक्लूड किए जाते हैं तो उनको क्या डिमांड करते हैं, उनके प्रति क्या होना चाहिए। सबसे पहला ऑप्शन देखिए, अवेयरनेस एंड सेंसिटाइजेशन टुवर्ड्स डाइवर्स ट्रेडिशन। सेकेंड, एविडेंसिंग एंड इनकरेजिंग आइडेंटिटी बेस्ड स्टीरियोटाइपिंग को आप प्रमोट करोगे, इनकरेज करोगे, उनके रोल्स को आप डिस्टिंग्विश करोगे। या आइसोलेशन, आइसोलेशन अलग कर देना ही गलत बात है, या ग्रुप कर देना ये भी गलत बात है, तो ये ऑप्शंस नहीं होंगे। ठीक, इनकरेज करना स्टीरियोटाइपिंग ये भी गलत बात है। हमें क्या करना है, उनकी तरफ अवेयरनेस रखनी है, सेंसिटाइजेशन रखना है टुवर्ड्स देयर ट्रेडिशन, उनके प्रति, ताकि वो अपना 100% दे पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक और इफेक्टिव फीडबैक इन द क्लासरूम। जो फीडबैक हमको मिलता है क्या एक इफेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक है अबाउट द फीडबैक इन द क्लासरूम। देखिए, इट इज गिवन ओनली एट द एंड ऑफ द टास्क। हमें फीडबैक हमेशा एंड ऑफ द टास्क देना चाहिए, मतलब सारी पढ़ाई खत्म हो गई, सिलेबस खत्म हो गया तब हमें देना चाहिए, नहीं। ये ब्रॉड एंड जेनरिक होना चाहिए, बहुत लंबा चौड़ा होना चाहिए फीडबैक, ऐसा है नहीं। इट इज फोकस्ड ऑन आउटकम, सिर्फ हमारा फीडबैक फोकस्ड होना चाहिए आउटकम पे और एक फाइनल रिजल्ट पे, ऐसा है नहीं। इट इज टाइमली एंड स्पेसिफिक, बिल्कुल सही। अगर मैं आपको टाइमली क्या करूंगी, आपको फीडबैक दूंगी टाइमली, आपको कोई भी दिक्कत हो रही है उस चीज को सॉल्व करूंगी, उस चीज को समझाऊंगी, तो हो सकता है आपका सीटेट का पेपर अच्छी तरीके से निकल जाए। अगर मैं टाइम से नहीं करूंगी तो नहीं निकल पाएगा। तो जो हमारा फीडबैक होना चाहिए वो टाइमली होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। राइट आंसर बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, proximal distal principle states that in the infancy, अब proximal distal, अब दो तरीके के प्रिंसिपल होते हैं आपके, proximal distal होता है, cephalocaudal होता है। cephalocaudal का मतलब क्या होता है, हेड टू टो से क्या डेवलपमेंट होना, proximal distal का सेंटर टू पेरिफेरी। ठीक, तो मतलब पहला हमारा स्पाइनल कॉर्ड डेवलप होगा, देन हमारे आउटर बॉडी डेवलप होगी। तो इसमें ऑप्शन देखिए, the limbs continue to grow faster than the hands and feet। सेकेंड, डेवलपमेंट प्रोसेस हेड टू टू आपका सेप्लोकॉर्डल हो जाएगा। डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, हम लैंग्वेज की बात नहीं करते, हम फिजिकल ग्रोथ की बात करते हैं। देन फिजिकल डेवलपमेंट अकर्स रैपिडली विद द डेवलपमेंट ऑफ फाइन मोटर स्किल। फिजिकल ग्रोथ हमारी होती है तेजी से विद द डेवलपमेंट ऑफ फाइन मोटर स्किल। क्या ये प्रॉक्सिमल डिस्टल कहता है, नहीं। हमारा प्रॉक्सिमल डिस्टल कहता है कि हमारा स्पाइनल कॉर्ड सबसे पहले डेवलप होगा, देन हमारे हैंड्स एंड फीट डेवलप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन, स्टेटमेंट देखिए, स्कूल करिकुलम शुड गिव रीजनेबल स्पेस एंड वैल्यू टू लर्नर कल्चरल नॉलेज। जो स्कूल करिकुलम है वो बच्चों को एक स्पेशल रीजनेबल स्पेस देना चाहिए और उनके कल्चर को वैल्यू करना चाहिए और उनके कल्चरल नॉलेज को क्या करना चाहिए, प्रोत्साहन, वैल्यू देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। रीजन देखिए, सपोर्टिंग स्टूडेंट टू अपहोल्ड देयर कल्चरल आइडेंटिटी फैसिलिटेट लर्निंग। बिल्कुल सही, ये भी स्टेटमेंट सही है। मान लीजिए अगर हम बच्चों को कलर की नॉलेज दे रहे हैं, उनके उनके कल्चर से रिलेट करके कि भाई होली का त्योहार होता है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर से होली खेली जाती, इस तरीके से हम चीजों को समझा रहे हैं, हम उनके कल्चर आइडेंटिटी उनको प्रमोट कर रहे हैं, अपहोल्ड कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है, सही बात है। तो ए एंड आर बोथ विल बी करेक्ट एंड आर इज द correct explanation of it. It will be right answer. One will be right answer. Next देखिए, which of the following would not be characterized as formative assessment। अब formative assessment क्या होता है, वो assessment जो during the course दिया जाए बच्चों को timely, ताकि बच्चे अपने भाई चीजों को क्या कर सके, सही कर सके।
तो वो आपका क्या हो सकता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, समेटिव असेसमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर दिया जाता है। तो ऑप्शन देखिए, एन असेसमेंट गिवन एट द बिगनिंग ऑफ न्यू कॉन्सेप्ट टू डिटरमाइन स्टूडेंट प्रायर नॉलेज, ऐसा असेसमेंट जो न्यू कॉन्सेप्ट को डिटरमाइन करने के लिए एट द बिगनिंग प्रायर नॉलेज को डिटरमाइन करने के लिए ये ऐसा असेसमेंट होता है, नहीं। यह असेसमेंट गिवन ड्यूरिंग द क्लास टू प्रोवाइड ऑनगोइंग फीडबैक टू स्टूडेंट एंड टीचर्स, बिल्कुल सही। हमें क्या देना है, ड्यूरिंग द क्लास हमें बच्चों को फीडबैक देना है ताकि बच्चे की टीचिंग और बच्चे का परफॉर्मेंस और अच्छा हो। पूरा ऑप्शंस पढ़ लीजिएगा। असेसमेंट आर हेल्पफुल इन कंपेयरिंग, कंपैरिजन की बात नहीं करता है, और मिसकंसेप्शन इन लर्निंग, स्टूडेंट लर्निंग, इसकी बात असेसमेंट नहीं करता है। तो राइट आंसर विल बी सेकंड। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिसलेक्सिया। अब डिसलेक्सिया क्या होता है, बच्चों को पढ़ने में लिखने में क्या होती है, समस्या होती है, और बच्चा क्या होता है, साउंड्स को नहीं समझ पाता है, चीजों को नहीं साउंड्स के थ्रू समझ पाता है। जैसे अगर हम बच्चों से डिक्टेशन ले रहे हैं, बच्चों को डिक्टेशन ले रहे हैं कि भाई पप्पू लिखो, पिंकी लिखो, आम लिखो, तो बच्चा उस साउंड को नहीं समझ पाता है और चीजें सही तरीके से नहीं लिख पाता है, समझ पाता है, रीड कर पाता है। तो इस चीज को हमें बताना है। अच्छा ये देखिए, ऑप्शंस आपको क्या कर दिया है, डिफरेंट कर दिया है। जैसे डिफिकल्टी इन क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्या ये ऐसी डिफिकल्टी नहीं। डिफिकल्टी इन फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग, फोनोलॉजिकल का क्या मतलब है, प्रॉब्लम रिलेटेड टू साउंड, ठीक, साउंड से रिलेटेड डिक्टेशन वगैरह, ये इससे रिलेटेड। तो क्या किया है, वर्ड को चेंज कर दिया है। बहुत सारे बच्चे नहीं जान पाएंगे, का फोनोलॉजिकल का मतलब नहीं पता होगा, तो ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाएगा और यहाँ पे गलती हो जाएगी। तो राइट आंसर विल बी सेकंड। फिजिकल कोऑर्डिनेशन नहीं होता, स्पेशल अवेयरनेस नहीं होता। नेक्स्ट देखिए, which of the following type of question can help assess a student ability to evaluate information critically। अब क्रिटिकली की बात करें तो बच्चों को क्या करना है, दिमाग चलाना है, एकदम बहुत ज्यादा हर एक एस्पेक्ट में सोचना है। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर रट्टे वाला आंसर देना है, बच्चों को क्या करना है, क्रिटिकल थिंकिंग अपनी लगानी है। तो ऑप्शन देखिए, The question that asks simple definition पूछ लेना, इससे क्या critical thinking लगेगी। Then question that asks for student personal opinion बोलना। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन that asks for example that validate the text। भाई मैंने आपको पढ़ाया और सीधे एग्जाम्पल पूछ लिया आपसे, क्या इससे बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग लगेगी, नहीं। और क्वेश्चन that asks for summary of text, समरी पूछ ली बच्चों, जो मैंने पढ़ाया समरी आप बताइए, क्या ये इससे क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी, नहीं। बच्चे की क्या, जब बच्चा अपना पर्सनल ओपिनियन बताएगा तो वो अपने दिमाग को पूरी तरीके से चलाएगा कि वो क्या सोचता है, क्या सही है, क्या गलत है। तो यहाँ पे बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग अप्लाई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इम्पेयरमेंट इज अ डैश कंडीशन वाइल डिसेबिलिटी इज अ डैश कंडीशन। अब इम्पेयरमेंट क्या है, इम्पेयरमेंट आपका बायोलॉजिकल फैक्टर होता है। बायोलॉजिकल फैक्टर जो हमको जन्म से हमारे अंदर क्या होती है, कमी होती है, हमें पोलियो हो गया या फिर हमारा कोई ऑर्गन, हमारा बॉडी एक स्ट्रक्चर खराब है, हमें जन्म से हमारे हाथ पैर नहीं बने हुए हैं, वो हमारा क्या है, बायोलॉजिकल फैक्टर है। लेकिन डिसेबिलिटी क्या है, हमारा क्या कहते हैं, फंक्शनल फैक्टर है। ये क्या होती है, फंक्शनल फैक्टर इसलिए क्यों, क्योंकि मान लीजिए हम चल फिर अच्छे से नहीं पाते, तो वो हमारे फिजियोथेरेपी से वो हमारा परसेंटेज डिसेबिलिटी का क्या किया जाता है, ठीक किया जा सकता है। तो ये हमारा डिसेबिलिटी क्या है, फंक्शनल फैक्टर है, लेकिन इम्पेयरमेंट क्या है, हमारा बायोलॉजिकल फैक्टर जो हमको जन्म से मिलता है। नेक्स्ट देखिए, which of the following following defines relationship between cognition and emotion। अब cognition और emotion की बात करें तो cognition emotion की बात करें, cognition मतलब हमारा दिमाग, emotion मतलब हमारी फीलिंग। अगर हम अच्छा फील नहीं करते हैं तो हमारा दिमाग क्या होता है, कहीं ना कहीं चलता नहीं है, या फिर हम ओवर एक्साइटेड होते हैं तो हमारा दिमाग नहीं सही तरीके से चलता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करके ही कोई डिसीजन लीजिए, भावनाओं में बह के डिसीजन ना लीजिए। यानी ये कॉग्निशन और इमोशन क्या है, आपस में इंटर रिलेटेड, इंटरडिपेंडेंट है। तो कहीं ना कहीं आपस में इंटरडिपेंडेंट है। तो राइट आंसर विल बी इमोशंस आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, दे आर टू इंडिविजुअल, अलग अलग चीज नहीं है। इमोशन कॉग्निशन इन्फ्लुएंस इमोशन, बट ऐसा नहीं कि कॉग्निशन सिर्फ इन्फ्लुएंस डालती है, इमोशन पे इमोशन नहीं डालता है, ऐसा नहीं है। तो ये दोनों ऑप्शन भी आपके क्या हो गए, गलत हो गए। राइट आंसर विल बी सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लैंग्वेज डेवलपमेंट इज प्राइमरली क्लासिफाइड फैसिलिटेटेड। अब लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसे फैसिलिटेट होती है बच्चों में। अब छोटा बच्चा, जो प्राइमरी क्लास का बच्चा, हमेशा याद रखेगा, हम उसको कुछ हमेशा ठोस चीजों से समझाते हैं, किसी चीज को दिखा के समझाते हैं, ठीक।
बच्चों को, ताकि बच्चा अच्छी तरीके से समझ सके। तो हम हमेशा किसकी तरफ मूव करते हैं, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट की तरफ मूव करते हैं, बच्चों को मूर्त से अमूर्त की तरफ लेके जाते हैं, क्योंकि बच्चे का दिमाग क्या तो नाजुक होता है, वो चीजों को नहीं समझ पाता है, तो हम हमेशा कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जाते हैं। तो आंसर ऑप्शन देखिए, व्हेन टीचर यूजेस कॉन्क्रीट एग्जाम्पल टू रिफर टू एब्स्ट्रैक्ट, तो ये बिल्कुल सही आंसर है। और ऑप्शन देखिए, टीचर स्ट्रेस अपॉन द इन्फोर्स यूज ऑफ फॉर्मल लैंग्वेज, क्या लैंग्वेज की यूज करके नहीं। When टीचर इग्नोर एंड डिसमिस मदर टंग को हमें इंकरेज करना चाहिए, डिसमिस नहीं करना चाहिए, तो ऑप्शन बिल्कुल ही गलत हो गया। नेक्स्ट, when टीचर बिगिंस फ्रॉम साइन एंड सिंबल रेदर देन कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट को ना दिखा के साइंस एंड सिंबल से शुरू करना, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, समझ नहीं पाएगा। बच्चे को जो चीज दिखाओगे उसके अंदर वैसा ही स्कीमा बनेगा, तो राइट आंसर विल बी कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट देखिए, Which of the following correctly describe intrinsic motivation? Intrinsic motivation का क्या मतलब होता है, बच्चा अंदर से मोटिवेटेड है, अच्छा फील कर रहा है और काम कर रहा है। एक्सट्रिंसिक मतलब जो बच्चा बाहर से मोटिवेट किया गया, कोई रिवॉर्ड से, पनिशमेंट से या अदर फैक्टर से, वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन हो जाएगा। तो हमें इंट्रिंसिक के बारे में बताना है। ऑप्शन देखिए, मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम एक्सटर्नल रिवॉर्ड, तो ये एक्सट्रिंसिक हो गया। मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम पर्सनल एंजॉयमेंट ऑफ टास्क, ऑप्शन हो सकता है। देन मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम कंपटीशन विद अदर, कंपटीशन एक्सट्रिंसिक हो गया। और मोटिवेशन दैट फियर्स ऑफ पनिशमेंट, ये भी एक्सट्रिंसिक। जब बच्चा अपने काम को एंजॉय करे, खुद से मन करे काम करने का, पर्सनल एंजॉयमेंट रहे, वो आपका इंट्रिंसिक होगा, आप अंदर से काम करने की स्वेच्छा रखते हो, तो राइट आंसर विल बी सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग क्या होता है, जब हम बच्चे को टेम्परेरी हेल्प देते हैं और समय रहते ही फिर बाद में क्या करते हैं, वो विड्रॉ कर लेते हैं हेल्प को। और ये हेल्प किसके द्वारा दी जाती है, एमकेओ के द्वारा दी जाती है। ये थ्योरी किसके दी, कौन दिया था, वाइगोत्स्की ने दी थी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका स्कैफोल्डिंग हो जाएगा। अब थिंक लाउड, हम वही चिल्ला चिल्ला के, मतलब हम बच्चों को बता रहे हैं या रीड कर रहे हैं चिल्ला चिल्ला के, जिससे बच्चा क्या कर रहा है, डायरेक्ट कर रहा है अपने आप को, क्यूज दे रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं बच्चों से, क्वेश्चन पूछ पूछ के बच्चों को समझा रहा है, ये भी स्कैफोल्डिंग है। देन हाफ सॉल्व एग्जांपल दे रहे हैं, आधा कर दिया, आधा बच्चों को सॉल्व कर। लेकिन रूट रिहर्सल क्या है, नहीं है, हम रटाते नहीं है, रूट रिहर्सल नहीं करते, ये हमारा गलत है। तो आपका रूट रिहर्सल नहीं होगा, बाकी सारे ऑप्शन होंगे, यानी ए बी सी डी आपके करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, in the course of development children achieve gross motor skill before fine motor skill, this indicates that development is, अब ग्रॉस मोटर मतलब पहले हमारी लार्ज मसल डेवलप होगी, फिर हमारी फाइन मसल डेवलप होगी। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि हमारा जब पहला हमारा भाई ग्रॉस मोटर, हमारा स्पाइनल कॉर्ड डेवलप होता है, फिर उसके बाद हमारे हैंड और फीट डेवलप होते हैं। तो ये हमारा कौन सा किस में जाएगा, प्रॉक्सिमल डिस्टल में, और सेप्लोकॉर्डल में क्या जाएगा, हेड टू टू जाएगा। तो राइट आंसर विल बी आपका प्रॉक्सिमल डिस्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एज पर जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, which of the following ability distinguish concrete operational thinking from pre-operational, मतलब हमें ऐसे कैरेक्टरिस्टिक बताना है जो हमारे कॉन्क्रीट को प्री ऑपरेशनल से डिफरेंशिएट करती है। प्री ऑपरेशनल आपकी सेकेंड स्टेज है, कॉन्क्रीट आपकी थर्ड स्टेज है। अब कोऑर्डिनेशन ऑफ सेंसेस की बात करें तो किसमें आ जाएगा, सेंसरी मोटर में आ जाएगा, मतलब पहली स्टेज में आ जाएगा, जहां पे बच्चा अपने सेंसेस से सीखता है। देन डिसेंटरिंग की बात करें, डिसेंटरिंग का क्या मतलब होता है, जब बच्चा मल्टीपल एस्पेक्ट पे फोकस कर पाए, और सेंटरिंग का जब बच्चा एक ही एस्पेक्ट पे फोकस कर पाए। हाइपोथेटिकल किस में आ जाएगा, फॉर्मल में जाएगा, यानी फोर्थ ऑप्शन है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑब्जेक्ट परमानेंस 1 में जाएगा। हमारा सेकंड और थर्ड तो ऑप्शन क्या बचा, डिसेंटरिंग। यहाँ पे बच्चे के अंदर सेंट्रेशन वाला कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन कॉन्क्रीट में बच्चे के अंदर डिसेंटरिंग आ जाती है। प्री ऑपरेशनल में बच्चा एक ही चीज पे फोकस कर पाता है, लेकिन आपका कॉन्क्रीट में बच्चा मल्टीपल एस्पेक्ट पे फोकस कर पाता है, तो डिसेंटरिंग विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आफ्टर गेटिंग आउट इन द गेम ड्यू टू rope getting stuck in her leg while jumping, Aru says rope is deliberately got her out. At what stage Jean Piaget theory of cognitive development do children reason like this? ये क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ आपको। एक बच्चा गेम खेलता है और रोप भाई रस्सी कूदता है, और जिसकी वजह से रोप की वजह से बच्चा गिर जाता है, तो उसको बोलता है कि रोप ने उसको डेलिबरेटली इंटेंशनली आउट कर दिया है, वो गिरता नहीं। तो यहाँ पे बच्चा क्या प्रिटेंड कर रहा है, रोप क्या है, एक लिविंग थिंग है जो इंटेंशनली उसको क्या कर दिया, आउट कर दिया है, ना कि नॉन लिविंग थिंग है।
तो जब नॉन लिविंग थिंग को बच्चा लिविंग थिंग प्रिटेंड करता है, वो कौन सा कॉन्सेप्ट होता है? एनेनिज्म का कॉन्सेप्ट होता है। ये कॉन्सेप्ट किसका होता है? आपका एनेनिज्म का कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ पे बच्चा नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग डिनोट करता है। ये आपका किस में आ जाएगा? प्री ऑपरेशनल में आ जाएगा। तो जीन त्यागी की प्री ऑपरेशन थ्योरी में बच्चा एनेनिज्म होता है, सेंट्रिक आपका इकोसेंट्रिक बिहेवियर होता है बच्चे का, ठीक। तो ये कॉन्सेप्ट बच्चे का आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है हमारे जनवरी 2024 के पेपर का। सोशो कंस्ट्रक्टिव व्यूज ऑफ लर्निंग एडवोकेट्स दैट, जो सोशो कंस्ट्रक्टिव व्यू होता है जहाँ पे बच्चा सोसाइटी में रह के एक्टिवली चीजों को कंस्ट्रक्ट करता है, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है, वो व्यू क्या बताता है लर्निंग के बारे में? तो ये ऑप्शन देखिए, लर्निंग रिसीव नॉलेज पैसिवली फ्रॉम अदर, पैसिवली की बात करती है तो गलत है। लर्नर्स एक्टिवली कंस्ट्रक्ट, बिल्कुल सही, एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करता है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑप्शंस और भी देख लीजिएगा, इफेक्टिव लर्निंग एक्टिवेटेड बाय लेक्चरिंग एंड एक्सप्लेन, क्या लेक्चर एक्सप्लेन? ये गलत है। और इफेक्टिव लर्निंग टेक प्लेस थ्रू प्रोसेस ऑफ रिकॉल, रिकॉल और रूट लर्निंग की बात करें तो ये अपने में ही क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर देंगे लर्नर्स एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज। हाँ वो भाई समाजीकरण तभी जब बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है समाज में, वो अपने अपने नॉलेज को एक्टिवली कंस्ट्रक्ट कर पाता है। तो राइट आंसर विल बी लर्नर्स एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज। और ये रहे आज के हमारे 30 क्वेश्चन। और ये हमारा जनवरी 2024 का रिसेंट का पेपर है, प्रीवियस ईयर जो पीवाईक्यू है जो आया था। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, हर एक क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।